हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार यूट्यूब पर। जैसे कि हमें मालूम है पहले से ही, जो बच्चे पहले के होंगे, कि मैथ, साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई होती है इस कैरियर मंथन क्लासेज में 7th, 8th, 9th एंड 10th के बच्चे पर। ओके, चलिए आज का हमारा जो चैप्टर होगा ये रहेगा, देखिए 7th क्लास के लिए रहेगा, 7th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा और विज्ञान, ठीक है, साइंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग चैप्टर अपना देख लेते हैं। तो चैप्टर हम लोग का क्या है जी, देख सकते हैं हमारा चैप्टर यही है आप पे 7th, ठीक है, विज्ञान, जल और जंगल। इसमें आपको बेसिक से और डिजिटल माध्यम द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको रहट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उसका वीडियो के साथ आपको दिखाया जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आपको पहले से ही बता दिया गया है कि जल और जंगल है। जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये आपको भी मालूम है, ठीक है, कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी कि ये हमारे लिए बहुत अनमोल है। जल की बचत, एक मिनट, जल की बचत करना चाहिए। ओके, जल हमें बचाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, यानी जल ही जीवन है। और आपको पता होगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, यानी पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जाता है। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए तालिका को हम देखते हैं। देखिए, मृदु जल मतलब होता है साफ पानी जो पीने लायक होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया आपको कि मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 20 लीटर जल पानी वाला हम बाल्टी ले लेंगे। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है, यानी कि जितना भी पानी है जो इसमें लिया गया है 20 लीटर वाले बाल्टी में, पूरा दुनिया का पानी मान लेंगे, यानी पूरा पृथ्वी का पानी इसमें है, ठीक है। उसमें से 500 ml जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 500 ml, ठीक ना, जो 100 चम्मच जल के बराबर होगा, यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है। मृदु जल मतलब जो पीने लायक है, साफ पानी, ठीक है, साफ पानी। ओके, उसमें से भी देखिए जो आपको 150 ml का ग्लास दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें 30 चम्मच जो पानी अट्टा है यहाँ पर दिया गया है आपको 30 चम्मच, देख सकते हैं यहाँ पर 30 चम्मच जल कांच के गिलास में डालिए। यह भौम जल जो उपयोग लाया जा सकता है, यानी कि भौम जल समझते हैं अपना, भौम जल यानी कि जो धरती के नीचे पानी है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, और चम्मच, एक चम्मच देखा है, एक चम्मच में 4 हिस्सा में से एक हिस्सा है, ठीक है। यह विश्व के सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ओके, हाँ, एक पहली बात आपको बता दें कि जितना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इसका नोट बनाइएगा आप, ठीक है। यदि आपको नोट करना होगा तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट आप कर सकते हैं, तो हम आपको उसका PDF भी दे सकते हैं। नहीं तो आप इसको वीडियो को रोक कर, ठीक है ना, इसके जो वीडियो हैं इन्हें रोक कर भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नीचे। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि मृदु जल भी अधिकांश तो हिमदों, ध्रुवों, बर्फों और पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, जो हिमालय पर जो बर्फ़ बनी हुई है, पहाड़ जैसे जो पानी की जो बर्फ़ें हैं, उनको तो हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, तो मृदु जल में ये भी हैं जिन्हें हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शायद स्लाइड ही ख़त्म हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
देखिए अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं और अपना नोट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे स्लाइड में, यानी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ चुका है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। ठीक है, ज़्यादातर हम कहाँ से पानी का उपयोग करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि हम लोग पानी का उपयोग कहाँ से करते हैं जी। तो हम लोग करते हैं भूमिगत जल और झीलों और नदियों के जल से ही हम लोग ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूमिगत जल मतलब वही भूमि वाला, ठीक है ना, धरती के नीचे वाला पानी की बात हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, जिस पानी को हम उपयोग में लाते हैं यह कुल जल की मात्रा का 0.06% ही है। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी, ये खारा पानी है पूरा का पूरा। जो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है भौम जल, ये देखिए मृदु जल। ठीक है, ये सब मृदु जल है, यानी कि ये साफ पानी है। लेकिन उसमें से जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो धरती के नीचे से जो पानी हम पीते हैं, ये इतना ही पतला है। ठीक है, यानी कि इतना ही पानी हमारे पास भौम जल के रूप में है, जो हम लोग पीते हैं, यानी कि नीचे से निकाल कर। ठीक है, धरती के अंदर से जो पानी निकालते हैं हम लोग, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, शायद इसमें इतना ही है। चलिए, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं, यानी अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं, इसको कर सकते हैं। मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, साफ हो गया। अब आप इसको अपने नोटबुक में वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है जल चक्र। क्या है जी? जल चक्र यानी द वाटर साइकिल के बारे में बात किया जा रहा है कि जो पानी का चक्र है कैसे कैसे पूरा होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जल चक्र है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, पानी लगा हुआ है। ये पानी क्या गर्म हवा के कारण ये सब जलवाष्प के रूप में, यानी धूप के आने के बाद जलवाष्प बनता है। ठीक है, वाष्प बनता है, फिर घन सघन होकर मतलब बादल के रूप में बदलता है। ठीक है, उसके बाद ये बादल के रूप में ऊपर चला जाता है और फिर ये आपस में रगड़ कर, यानी गरजते बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बादल हैं बादल बन जाते हैं और ऊपर जाकर फिर ये बरसते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए बरस रहे हैं, तो फिर ये पानी धीरे धीरे नीचे आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा तो कुछ यहाँ से अंदर की तरफ सोखता है। ठीक है, यानी रिश्ता है अंदर की तरफ धरती के नीचे, और कुछ उस वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और बादल बन जाता है, फिर बारिश होता है। इसी तरह इनका चक्र चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसको तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग ठोस में भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, जहाँ बर्फ जमा हुआ है वह ठोस में हो गया। द्रव जो हम धरती के नीचे से निकालते हैं, और गैस जब हम पानी को उबालते हैं तो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। ठीक है, बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है, जो कि आपको पहले बताएं। ठीक है, द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों का अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल यानी भूमिगत जल के रूप में मिलता है, जो भूमि के नीचे होता है, जो पानी हम लोग उपयोग में पीने के उपयोग में लाते हैं। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास के वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। जलवाष्प जब हम उसको गर्म करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये इतना ही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए इरेज हो चुका है। यदि आपको इसको भी लिखना है तो आप इसको वीडियो को रोककर नोटबुक में नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे भूमिगत जल के बारे में। किसके बारे में जी बात करेंगे? भूमिगत जल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके,
चलिए देख लेते हैं भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल ग्राउंड वाटर, नहीं धरती के नीचे जो है। भौम जल स्तर के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल, कि उसका लेवल क्या क्या होता है। तो ये पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। ओके, यानी जब पाइप डालते हैं जब बोरिंग करते हैं ना जी पाइप डालने के लिए, तो जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच में सारे के सारे रिक्त स्थान होते हैं जहाँ जल भरा होता है, जो उसकी ऊपरी परत है उसी को हम भौम जल स्तर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह स्तर मतलब भौम जल स्तर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से 1 मीटर ऊपर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग भौम जल के बारे में। किसके बारे में? भौम जल के बारे में बात करते हैं। देखिए ग्राउंड वाटर, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। यानी कि उसका जो लेयर होता है, मान लीजिए कि ये आपको धरती है नीचे की तरफ, ठीक है, ये इसका लेयर हो गया धरती के, ये लेयर, तो इसके नीचे ही ना भौम जल रहता है, पानी उनी, ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। ओके, वर्षा का जल, नदियों तालाबों झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों एवं दरारों में भर जाता है। यानी आप देखते होंगे कि जब वर्षा का जल होता है तो वर्षा होगा, कुछ देर बाद क्या होता है, वो पानी वहाँ से नहीं रहता वहाँ पर, यानी कि वो क्या होता है, मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों दरारों में भर जाता है। और जब हम वहाँ पर कल गलाते हैं, आप कल गलाते हुए देखे होंगे अपने गाँवों में, ठीक है, तो जब कल गलाया जाता है तो पाइप डाला जाता है, तो उसी दरारों में से पानी फिर रिसकर हमारे कलों में आती है, तब हम उसको उपयोग में लाते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं अंतस्वेदन, जिसको बोलते हैं रिसाव। ये भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतस्वेदन कहते हैं। यानी जो पानी रिस कर धरती के अंदर जाता है उसी को हम बोलते हैं अंतस्वेदन कहते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। मतलब वहीं जैसे हमने उपयोग कर लिया, ठीक है, भूमि के नीचे यानी धरती के नीचे जो जल है उसका उपयोग किए, तो फिर क्या होता है, रिसाव होता है, यानी अंतस्वेदन होता है। जो पानी होती है नदी की या वर्षा हुआ तो उसका अंतस्वेदन यानी रिसाव होता है, तब वो फिर भौम जल को पुनः परिपूर्ति कर देता है। पुनः परिपूर्ति मतलब निकाल लिए फिर वहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद देखते हैं जलभर, ठीक है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है, इन भंडारों को जलभर कहते हैं। देखिए जो भौम जल स्तर के नीचे जो माटी है, मृदा मिट्टी अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो जल संचित हो जाता है, उन्हीं जो इन भंडारों को होता है हम भौम जल कहते हैं, जलभर कहते हैं, ठीक है। यानी भौम जल के नीचे होता है जलभर, ठीक है। देखते हैं इसके हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, जिसको लिखना है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना सबको है, ठीक है, नोटबुक बनाना अनिवार्य है, आप इसको बनाइए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये जो ऊपरी सतह देखिए, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे चंपाकल है, ये नदी वदी है, ठीक है, इसका पानी रिस कर फिर इसी में आता है, इसमें ये भौम जल है। क्या है ये? आपको भौम जल है, ठीक है। और इसके नीचे जो मिट्टी दरारें होती हैं ये वाला, इसमें होता है जलभर, इसको क्या कहते हैं, जलभर, ठीक है। यानी आप सुने होंगे कि जब कल गलाया जाता है तो थोड़ा ऊपर रहता है, और जब बोरिंग गलाया जाता है, बोरिंग समझते हैं ना, वो नीचे थोड़ा गलाया जाता है, तो वो जलभर में रहता है। ओके, चलिए देख लेते हैं भौम जल स्तर का गिरना। भौम जल स्तर का गिरना कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। मान लीजिए कि चारों तरफ घर बन गया तो उसका पानी का जो रिसाव है वो चारों तरफ तो नहीं ना होगा ना जी, कहीं एक जगह होगा, तो वहाँ से क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिसने में,
तो वहीं जो होता है भौम जल स्तर के गिरावट कर देती है, यानी गिरावट में आ जाता है। ठीक है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। अब मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आप पानी 3 लीटर पीते हैं, मान लीजिए एक दिन में 3 लीटर पीते हैं, तो उसमें से आप 2 लीटर पानी वो आपके बॉडी तक पहुंच जाता है, जो कि वो आपको पुनः वो प्राप्त नहीं होता है। तो जो वन व्यक्ति है 2 लीटर पानी पीता है, तब समझ सकते हैं कि इंडिया में कितनी आबादी है। ओके, और पूरा विश्व का। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही भौम जल स्तर का गिरना एक प्रमुख कारण है। और कृषि, औद्योगिकरण मतलब होता है जो कि आपका फैक्ट्री वैक्ट्री होता है, उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। वनारोपण में, ठीक है, इन सब में भी, इन कारण भी जो हमारा भौम जल स्तर को है वो प्रभावित कर रहे हैं। आजकल आप देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर पानी टाइम से आता है, सुबह शाम में। कहीं भी आप उसको कल नहीं गला सकते, क्योंकि वहाँ पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पानी उधर का समाप्त हो चुका है। ठीक है। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। मान लीजिए वर्षा होगा ही नहीं तो चारों तरफ से पानी रिसेगा नहीं, जब पानी नहीं रिसेगा तो धरती के नीचे नहीं जाएगा। नदी है तो नदी का पानी रिस कर वहीं पर जाता है, लेकिन बारिश चारों तरफ होता है, चारों तरफ का पानी रिस कर नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा फास्ट होगा और भौम जल की पुनः पूर्ति होगी। चलिए इसको भी वीडियो को रोककर, या पहले ही वीडियो को रोक लीजिए सबसे शुरू में ही, तब इसे आप नोट करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में है पूर्व में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्रोत। पूर्व में यानी बहुत पहले कैसे कैसे, मतलब कि कैसे कैसे हम लोग सिंचाई करते थे, थोड़ा देख लेते हैं। जल संसाधन भूमि, तालाब, नहर, आहर, चर से उपलब्ध है। यानी पहले जो जल संसाधन था, ठीक ना, तालाब, नहर, आहर से हम लोग पानी लेकर अपने खेतों को पटाते थे, यानी सिंचाई करते थे खेत में। दूसरा है भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से भौम जल काफ़ी निकट है। ये बोल रहा है जो भूमिगत जल है, ठीक है, जो धरती की पानी है, वो उपलब्धता से सतह से भौम जल काफ़ी निकट ही है। कहीं कहीं निकट होती है, कहीं कहीं ज़्यादा नीचे होता है। तीसरा है भौम जल भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है, ठीक है, और कहीं नीचे भी होती है। नहरों, आहरों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छीन बीन हो गई। देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए जो नहरों और आहरों तालाबों होती है, जो बाढ़ आता है तो इनकी व्यवस्था जो होती है ना, छीन बीन हो जाती है। कुछ पानी इधर उधर सारे पानी बिखर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका रिस कर नीचे ही जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जैसे कि बाढ़ आ गया तो जो भी नहर तालाब का पानी है वो आपके खेतों में ऐसे ही पहुंच सकता है, यानी बाढ़ के रूप में क्या होता है, आपके खेत को तबाह भी कर देता है। जहाँ पानी नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा पानी हो जाएगा तो क्या बर्बाद ही करेगा। जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं और पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा। यानी ये पूर्व से आज के दिन में देखिएगा तो जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते थे पहले, उसके बाद अब पंप सेट यानी जो बोरिंग बोलते हैं इनका प्रयोग बढ़ गया। आजकल यहीं से निकालते हैं। यह है पारंपरिक यंत्रों, रहट, ठोस, मटकुओं आदि का प्रयोग भी हो रहा था पहले के ज़माने में, ठीक है। उस समय रहट, ठोस, मटकुआ ये सब यंत्र थे जिनसे पानी को निकाला जाता था। चलिए थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि ये सब रहट वहट कैसे होती हैं और क्या क्या होती हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको देते हैं हम लोग अंदर की तरफ, उसके बाद आपको दिखाते देते हैं अभी। देख सकते हैं यहाँ पर
देखिए ये है मोट पुली सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? मोट पुली सिस्टम लेस इफेक्ट। ये है चैन पंप। क्या है ये आपका चैन पंप है। जो ये आपको चैन दिखाई दे रहा है, ये चलता है तो ये बाल्टी से पानी भरता है और यहाँ पर पानी गिरता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। इधर कुआं रहता है और इधर से पानी निकाला जाता है इसी तरह। ओके, उसके बाद इसको बोलते हैं ढेकली। क्या बोलते हैं? ढेकली। जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया रहा है, यहाँ पर वजन है और इसको जैसे ही हम लोग दबाते हैं तो ये इसके थ्रू ये उठता है। तो इसमें से जो बाल्टी पानी होती है, बाल्टी आती है और यहाँ से कुछ लोग रहते हैं जो कि इसको इधर पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस व्यक्ति ने कैसे इस बाल्टी को पहले से दिखा दिया, लेकिन इसको रस्सी से ही थी इसको गिरा दिया जाता है। उसके बाद ये है रहट सिस्टम है, ठीक है। रहट का वीडियो हम भी आपको दिखाएंगे। ये रहट सिस्टम है। ये चक्के की तरह जो दिखाई दे रहा है ये चलता रहता है। ओके, चलिए इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। रहट को आपको दिखाते हैं। चलिए थोड़ा रहट को हम देख लेते हैं हम लोग। रहट को हम लोग देख लेंगे। रहट को देखिए आप लोग। रहट को हम दिखा देते हैं अभी। इसको थोड़ा कट डाउन कर दें, कट नहीं हो रहा है। कहाँ से कट होना चाहिए? हाँ, यस। चलिए कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम लोग को अब इसके रहट को देखना है। किसको देखना है जी? रहट को देख लीजिए। आप लोगों ने रहट देखा है कि नहीं देखा है ये तो मुझे मालूम नहीं है, बट आप देख सकते हैं। हम आपको रहट को दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है रहट। ये क्या है जी? रहट है। आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा साउंड को ओपन कर दीजिए। देखिए बैल द्वारा इसको तो इसमें दिखाते हैं आपको। तो देख रहे हैं ये पट्टा होता है, ठीक है। इसमें बाल्टी उल्टी सभी लगी रहती हैं। इससे पानी को यहाँ से टेकअप करता है और ऊपर जाकर इस पानी को यहाँ से पुट डाउन कर देता है, यानी वो गिरा देता है और वो नाली के थ्रू आपके खेतों तक पहुँच जाता है। और ये बैलों द्वारा या व्यक्ति द्वारा भी चलाया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर ये बैल चल रही है। सब जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब कनेक्ट रहता है अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे कि ये चलता रहता है। ये रहट बोला जाता है इसको, ठीक है। यदि आपके दादाजी होंगे उनसे पूछिएगा तो वो रहट के बारे में आपको बताएंगे। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। किस पर? अपने टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या? अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जो उत्तर बिहार होता है उसमें देखते हैं कि अत्यधिक वर्षा होती है और वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। लेकिन वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जो कि आपको चित्र में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है, दिखा दिया गया है। साउथ बिहार, ओके, जैसे देख लीजिए आप। इधर है साउथ बिहार, ठीक है, और इधर है नॉर्थ बिहार। समझ गए? यानी कि दक्षिण बिहार और ये है आपका उत्तर बिहार, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए। चलिए थोड़ा जल्दी से अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जल प्रबंधन, ठीक है। क्या है? जल प्रबंधन। वर्षा जल के संग्रह। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण। देखिए जल संग्रह क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो वर्षा का जल है उसको संग्रह करके, ठीक है, और उसको भूमि के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो पुनः पूर्ति हो जाएगा हमारे भूमिगत जल के लिए। भूमिगत जल के लिए ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। दूसरा है जल
भंडारण एवं पुनःपूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी बनाई जाती है। यानी कि जो अपना तालाब है, ठीक है, नदी है, पोखर है, इसमें यदि पानी को, वर्षा के पानी को उसमें जमा कर रखा गया है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रिसाव होता है, अंदर जाता है और वहाँ से हमारे जल प्रबंधन हो जाता है, यानी कि जल का भंडारण हो जाता है, पुनः वह भूमिगत जल में जाता है और हमें वह फिर प्राप्त हो जाता है। तीसरा आपका बूंद सिंचाई। आप देखे होंगे जब यदि महाराष्ट्र जाइएगा आप लोग, या महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में आपको ऐसे ही सिंचाई करने का व्यवस्था मिलेगा। यानी ये सारे खेत हैं, ठीक है। ये आपको देखिए, जो ये दिखाई दे रहा है लंबा लंबा पाइप की तरह, ये सब पाइप रहती है, इसमें पानी जाया रहता है और जहाँ जहाँ कोई पौधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ड्रॉप लगा रहता है, ठीक है, जहाँ से कि ड्रॉप यानी कि बूंदे बूंद वहाँ से पानी गिरते रहता है हमेशा, जिससे कि पानी की बचत होती है, ठीक है, और पानी बहुत ही कम खर्च होता है और आपका पौधा भी रेडी हो जाता है। ओके, दूसरा देखिए, इधर रखते हैं, पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल नहीं रहे तो ना तो हम रहेंगे ना पौधा रहेगा। जब पौधा नहीं रहेगा तो हम खुद नहीं रह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना महंगा बिका रहा है, ठीक है, समझे, और जल भी पहले बिका था, ठीक है, आज ऑक्सीजन भी बिकने लगा, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग पौधा जरूर लगाएं। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। सही बात है, यदि जल नहीं रहे तो पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता है, जब भोजन नहीं बना सकता है तो जीवित नहीं रहेगा, जब पौधा जीवित नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, क्योंकि कितना खरीद कर हम लोग ऑक्सीजन को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हमारा जंगल, यानी कि जल हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हमें जंगल के बारे में पढ़ना है। जंगलों में पाई जाने वाली वन संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है, ठीक है। आजकल जंगल जो है ना, इसको सरकार ने आरक्षित कर दिया है, वहाँ पर आपको जंगल की सुरक्षा दिया जाता है, यानी वहाँ पर आपके जवान रहते हैं और वहाँ पर जो जंगल में जीव जंतु है उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। जैसे कि पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। ओके, यानी कि वहाँ पर बाघ को आरक्षित किया गया है। वैशाली जिले बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य और गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार में प्रमुख जंगल है। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु भी मिलते हैं। यदि देखिए आप जाइएगा कश्मीर में तो वहाँ पर जो जंतु होंगे उनके शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो जंतु मिलेंगे उन पर लंबा लंबा बाल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों होती है और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडी लगी रहती है, ठीक है, हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पर यानी कि जलवायु के आधार पर हमें पेड़ पौधे और जंतु हमें मिलते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुख चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इन इलाकों में पलाश के पेड़ भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि पलाश का पेड़ ऐसा है जो कि पानी बहुत ही कम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वन में खाद्य श्रृंखला। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है, इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि जैसे देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जो जीव जो पौधे को खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, जैसे कीट पतंग देखते हैं पौधा को खाता है, कीट पतंग को फिर कौन खाता है जी, तो आपको जो छिपकली होती है छिपकली खाती है। ओके, छिपकली को फिर कौन खाता है जी, छिपकली को आपको सांप खा जाएगा, यानी मेढक कीड़े मकोड़े का खाएगा, फिर सांप आपका मेढक को खा जाएगा, और फिर सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और दूसरा एक है जैसे घास हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है,
बाघ को ऐसा भी होता है कि कुछ मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो इस जानवरों को भी खा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि पहले कीट पतंग घास को खा रहा है, कीट पतंग को फिर मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को गरुड़ खा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ से। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, सभी में परस्पर संबंध होते हैं, यह सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला के किसी एक श्रृंखला में कोई विघटन पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। जैसे कि आपको बता दें, मान लीजिए कि मेढक मर गया, ठीक है, क्या हुआ, मेढक मर गया, ठीक, तो मेढक जो था वो कीट पतंगों को खाता था, ठीक है, जो अब कीट को नहीं खाएगा तो कीट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आपके पूरे आपको फसल को बर्बाद कर देंगे, जो कि अभी चला था कुछ दिन पहले, आज से 2-3 मतलब 5-6 महीना पहले कि जो कीट था जिसको बोला जाता है, पता नहीं उसका क्या नाम है, याद नहीं पड़ रहा है, वो सब बहुत तेज़ी में बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, तो वो सब आपके फसल को खाकर बर्बाद कर देते थे, तो हम क्या खाएंगे फिर, तो उससे हमारे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अब जब मेढक को नहीं मिलेगा खाने को तो मेढक भी मरेगा, मेढक जैसे मरा तो सांप भी क्या करेगा जी, वो भी नहीं खा पाएगा, इधर की जो भी है सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, और जो कीट पतंग है, कीट पतंग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और ये हमारे फसल को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्वपोषी और मृतपोषी परपोषी। देखिए स्वपोषी, वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। देखिए यहाँ पर पौधे क्यों लिखे हैं, कि पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है। मनुष्य तो आश्रित होते हैं, उनको चावल चाहिए तो उस पर चावल पर आधारित रहते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादातर इसमें पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ओके, इसलिए पौधे को लिया गया है। वैसे पौधे जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब वैसे पौधे या वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ जीव मृत जीवे और वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, ईस्ट, ये सब जो भी मृत जीव, जैसे मरा हुआ कीटाणु हो गया या सड़ा हुआ पौधा हो गया, उस पर ही पनपते हैं, यानी उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं मित्रजीवी जीव कहते हैं, ठीक है, मित्र पोषी जीव कहते हैं। क्या देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वन की मिट्टी। देखिए वन की मिट्टी में क्या, मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। ह्यूमस समझते हैं, जो सड़ा गला जो आपका सड़ा गला पौधा होता है ना, पत्ता होता है, ये सब सड़े गल जाते हैं तो ह्यूमस की तरह काम करते हैं, यानी ह्यूमस बन जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब फल हो गया, फूल हो गया, पत्ते हो गए नीचे गिरते हैं तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें सड़ाकर ह्यूमस बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, छोटे छोटे जीव इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बना देते हैं, और ह्यूमस हमें पौधे को बनाने में बहुत सहायता करती है, ओके। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सूक्ष्म जीव, ठीक है, उसको नंगी आँख से हम नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं वो। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक, यानी कि यही ना है सूक्ष्म जीव, जो आपको जो भी शरीर कोई भी बॉडी हो, किसी चीज़ का बॉडी हो, किसी मित्र मतलब मरे हुए जीव का बॉडी हो, उसको सड़ा गला देते हैं, या वो आपको देखे होंगे कि पत्ता है, फल है, उसको कौन सड़ाता है, तो यही सूक्ष्म जीव सड़ा देते हैं, जिसको अपघटक बोलते हैं। मरे हुए जीव जंतु को अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव, जो अंततः पौधे के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। अब ये जब सड़ जाते हैं तो ये खाद की तरफ प्रयोग करते हैं और ये पौधे को अच्छा बनाते हैं। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। किसके कारण, वन के कारण, ठीक ना। यदि वन न रहे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। देखिए पादप है, यानी जो पौधा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन बनाता, ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर ऑक्सीजन जंतु लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड पादप लेता है, यानी पौधा लेता है, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, फिर ऐसे ही क्रिया चलता रहता है, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन की पूर्ति, हमारे धरती पर ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट है अपघटन। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि आपको बता दिए पहले ही कि अपघटक में क्या होता है कि जो सड़े गले पौधे हैं उनको तोड़कर ह्यूमस बना देता है, ठीक है, यानी कि अब वो हमारे खाद के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होते हैं। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता एवं वितानों से होकर फुहारे के भौम से होकर, सॉरी यहाँ पर कुछ कट गया है, ठीक है, यानी कि ये इस पर था जो पत्तियाँ होती हैं वर्षा जल के, हाँ ये देखिए वहाँ से होकर फुहारे के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःसरित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। जब वर्षा का जल होता है वन में तो वृक्षों की पत्ती पर पहले आता है, फिर तना पर, फिर लता पर, धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे आकर फुहारों से भौम जल के रूप में पृथ्वी पर आता है, तब रिस कर अंदर जाता है, तब भौम जल स्तर की वृद्धि होता है। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। जो आपने देखे होंगे जो भू अपरदन होता है, यानी कि जो वन है मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और उसकी जो ऊपरी उर्वरा शक्ति होती है उसको बनाए रखता है। कौन? वन। ठीक है, देख लेते हैं कुछ हमने सीखा के बारे में। हमने सीखा जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ओके, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल, वाष्प, ठीक है, ठोस, तरल, गैस। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है और फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। तो आपको बता दिए कि हम लोग पानी पीते हैं 2 लीटर 3 लीटर पिएंगे तो 2 लीटर बर्बाद होगा या 2.5 लीटर, तो पानी अब नहीं आ सकता इसलिए। तीसरा है, ठीक है, औद्योगिक तेजी वृद्धि बढ़ती जनसंख्या, जो आपको अभी बता दिए थे पहले कि इसका कुप्रबंधन, जल की कमी कारण कौन कौन है। समय की मांग कि हम जल का उपयोग मितव्ययता से करें। मितव्ययता से मतलब जहाँ पर काम पड़े वहीं पर करें, ज़्यादा व्यर्थ की नहीं करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, सही बात है। वन से हमें क्या क्या मिलते हैं जी? तो वन से हमें लकड़ी, फल, फूल, ये सब आदि मिलते रहते हैं। वनों में वनस्पति की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करता है। कौन? जंगल। ठीक है, वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये सही बात है। यदि उसमें से एक पौधा को हटा दीजिए तो उसमें कुछ दिन तक आपको चहल पहल, यानी कि उनके लिए भी, जैसे आपके परिवार में किसी को कोई दुर्घटना दर्ज हो जाता है तो आपको जैसे परिवार में जो आपको चिंताएं होती है उसी तरह पौधों को भी होती है। दूसरा है, वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। ओके, वन मृदा को अपरदन से बचाती है, जो आपको बता दिए हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने में और पुनर्जनन में सहायता होती है, ये भी आपको बता दिए थे कि मृदा जो होती है, जो वन होता है उसका घटक तो होता है, तो वो पुनर्जनन में सहायता करता है खाद के रूप में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्टडी कर लिए हैं बढ़िया से। आप लोग इसके टॉपिक जो भी सारा आपको बताया गया, पढ़ाया गया, इनको आप नोटबुक में नोट कीजिए और जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, फिर से आपको ये सब समझा दिया जाएगा। ओके, चलिए, ओके, गुड नाइट, जय हिंद, सी यू।